वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और टॉपिक सेट थ्योरी आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। मैं आपको बार बार फोर्स कर रहा हूँ, सेट थ्योरी, रिलेशन एंड फंक्शन, इन दो चैप्टर्स को अच्छी तरीके से सीखना है अगर आप मैथ्स को बेहतर तरीके से सीखना और समझना चाहते हैं। फिलहाल सेट थ्योरी में हम लोगों ने काफ़ी कुछ सीख लिया और अभी लगभग हम लोग सेट थ्योरी की एंडिंग पर हैं। तो आप जानते हैं सेट थ्योरी में हम लोगों ने उसकी डेफिनेशन सीखा, रिप्रेजेंटेशन सीखा। रिप्रेजेंटेशन में हम लोगों ने सीखा रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, नोटेशन सीखा, एलिमेंट्स, टू एलिमेंट्स के बीच में सेट, एलिमेंट और सेट के बीच में, टू सेट्स के बीच में। इसी के साथ में रिलेशन सीखा। रिलेशन हम लोगों ने सीखा किस तरीके से एलिमेंट और सेट और टू सेट्स को आपस में हम कनेक्ट करा सकते हैं। टाइप की कैटेगरी में लगभग हम सारे टाइप सीख चुके हैं, अभी इसमें कोई भी टाइप बचा हुआ नहीं है। टाइप में आप जानते हैं फाइनाइट, इनफाइनाइट, इक्वल, इक्विवेलेंट, पावर सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, डिसजॉइंट सेट, इतना हमारे लिए सफिशिएंट है। सबसेट की एक थ्योरी हम लोगों ने एडवांस थ्योरी सीखी, इंटरवल, इसी के साथ में प्रॉपर इम्प्रॉपर सीखा और फंडामेंटल थ्योरम ऑपरेशन, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इसके बाद में वेन डायग्राम सीख लिया है और फिर उसके बाद में वेन डायग्राम से हम लोगों ने इन फंडामेंटल ऑपरेशंस को पिक्टोरियल फॉर्म पर सीखा। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। लास्ट क्लास जो हमारी हुई थी वो किस पर हुई थी, वो लॉस पर हुई थी और हम लोगों ने सीखा था कि सेट थ्योरी पर किस तरीके के लॉस काम करते हैं, जिसमें हमारे लिए दो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म थे, एक था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा था हमारे पास डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसे कभी भी नहीं भूलेंगे क्योंकि ये आगे भी काम आता रहेगा। ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, क्या कहा गया, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जबकि दूसरा लॉ क्या बताता है, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये बच्चा ओवरऑल हमारे पास क्या रहे, दो लॉज रहे, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना जितना पढ़ाया उतना आपको समझ आ गया होगा। अब देखो बच्चा, होता क्या है कि एप्लीकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बजाय थ्योरी के। केवल प्रिंसिपल ही हमारे पास है और उसका प्रैक्टिकल नहीं है तो भी वो चीज़ें हमारे लिए बेकार होती हैं, और प्रैक्टिकल है उसका प्रिंसिपल हमारे पास नहीं है तो भी शायद चीज़ें हम उतना बेहतर तरीके से नहीं सीख पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं। सबसे अच्छा एग्जांपल इसको लेकर के देखते हैं। जैसे जितनी भी हमारी गैसेज हैं वो सारी की सारी गैसेज हल्की होती हैं, ठीक है। मगर जब मैम या सर आपको क्लास में पढ़ाते हैं तो वो बोलते हैं कि हीलियम जो है वो सबसे हल्की गैस है, लेकिन अब आपको ये बात समझ नहीं आती क्योंकि आपको तो लगता है सारी गैसेज हल्की हैं, फिर हीलियम को ही आखिरकार क्यों तरह प्रेफरेंस दिया जा रहा है। तो टीचर आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाते हैं, वो एक बलून में नाइट्रोजन भरते हैं, एक बलून में ऑक्सीजन फिल करते हैं और एक बलून में हीलियम फिल करते हैं। फिर आप देखते हैं कि जो हीलियम वाला बलून होता है वो आप ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तो फिर अब क्या है कि आपके दिमाग में ये अच्छी तरीके से बस चुका है कि जो हीलियम है सबसे हल्की गैस है। जब भी आप मार्केट में निकलते हैं और एक उड़ने वाला बलून देखते हैं आप समझ जाते हैं कि इसके अंदर क्या है, हीलियम है। अब ये जो भी आपको एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाया गया, ये क्या था, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल था, ये उसका एप्लीकेशन था, जो चीज़ आपको बताई जा रही थी। सेम प्रोसेस मैथ्स में भी जो हम लोग सीख रहे हैं वो क्या सीख रहे हैं, आखिरकार यूनियन और इंटरसेक्शन हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से काम करता है। बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, तो आज की जो हमारी क्लास है वो बेसिकली इन्हीं कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पर बेस्ड है और देखते हैं कि हम अपनी आम जिंदगी में इस चैप्टर को किस तरीके से अप्लाई करते हैं। बच्चा, इस पूरी सीरीज में एक हिस्सा मिसिंग है और उस मिसिंग पार्ट को हमने नाम दिया कार्डिनलिटी, ठीक है। हालांकि कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, क्या कहा, कार्डिनलिटी, ठीक है। आइए देखते हैं। कार्डिनलिटी में मैंने आपसे कहा था कार्डिनलिटी ऑफ अ सेट ए मींस टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट्स इन अ सेट ए। अब यहाँ से क्या है कि बच्चा इस कार्डिनलिटी को लिया और यहाँ पे जो ऑपरेशंस चल रहे हैं उनको लिया और फिर देखते हैं कि हम क्या सीख सकते हैं। तो यहाँ से आज की क्लास का एक मोस्ट पॉपुलर फॉर्मूला है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। सर कम बात समझ आती है, आखिरकार माइनस क्यों कर दिया गया, आइए जरा समझ लेते हैं। बच्चा देखो, ये बात फिर वहीं से निकलती है। जब वेन डायग्राम मैंने पढ़ा तो मैंने आपको समझाया था कि इसके पहले जब तक वेन नहीं हुए थे तो वेन के पहले की जो सेट थ्योरी चल रही थी वो थ्योरेटिकल फॉर्म पर चल रही थी, बस हो रहा था। अब आइए वेन डायग्राम की कुछ हेल्प लेते हैं और देखते हैं कि ये टॉपिक जिसे हम इतना कॉम्प्लिकेटेड समझ रहे हैं वो कितना आसान हो सकता है। ये रहा एक सेट ए, ये रहा एक सेट बी। कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितने हैं। तो आपने कहा कि ठीक है, सेट ए में नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स देख लेते हैं और इसके बाद सेट बी में देख लेते हैं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। ये बात तो आपकी सही है। अब देखो बच्चा, दोनों सेट्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे और उनको हमने कर दिया ऐड। अब जब ऐड कर दिया तो आप ये देखो, ये कुछ ओवरलैपिंग हो गई है। ये जो पार्शियली ओवरलैपिंग हो रही है, इसी पार्शियली ओवरलैपिंग को रिमूव कराने की कोशिश की जा रही है। कहा जा रहा है कि ये सेट ए की कार्डिनलिटी, सेट बी की कार्डिनलिटी और ये जो दो बार
यानी ये हिस्सा बच्चा 2 बार एक्चुअली हमने काउंट कर लिया है। जब एक बार सेट ए को पूरा डिस्कस किया, ध्यान से समझना, जब एक बार सेट ए पूरा लिया तब हमने डिस्कस किया, फिर जब सेट बी पूरा लिया तब हमने डिस्कस किया। तो ये वाला जो ओवरलैपिंग है, ये ओवरलैपिंग में ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट 2 बार डिस्कस हो गया, तो एक बार हमें माइनस करना पड़ेगा, इसलिए आपको माइनस का एन ए इंटरसेक्शन बी देखने को मिलता है और यहाँ पर बच जाता है एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक और ये फॉर्मूला आपको बेहतर तरह से समझ आ रहा है। अब इस केस में और इस केस में देखो, यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है और यहाँ पर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है, क्या कहा, अगर ओवरलैपिंग नहीं होती है तो ए यूनियन बी जो फॉर्मूला होता है वो एक्चुअली एन ए और प्लस एन बी के बराबर हो जाएगा। इसमें अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये जो सेट ए और सेट बी है ये ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं मतलब एन ए और एन बी दोनों आपस में क्या हो चुके हैं बच्चा, इक्वल हो चुके हैं। एन ए यूनियन बी का ये जो फॉर्मूला है ये मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेहतर तरह से समझ आ चुका है। आगे समझने की फिर से कोशिश करते हैं। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, अगर ये इंटरसेक्शन फाई होता है तो फिर इसको हम क्या नाम देते हैं, डिसजॉइंट नाम देते हैं। फाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, फाई इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। फाई किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये कभी भी ओवरलैप नहीं करेंगे। मुझे लगता है कि जो डायग्राम ये अभी आप देख रहे हैं यही डायग्राम शायद वहां पर बना हुआ है। इसका मतलब यह है कि ये फॉर्मूले के लिए अगर मैथमेटिकली हम डिस्कस करें तो यहाँ पर एक कंडीशन दे दी जाती है, इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट। क्या कहा, इफ टू सेट्स आर डिसजॉइंट, तो आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलता है। हालांकि जब हमने बात कर दी टू सेट्स आर डिसजॉइंट तो बच्चा ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया, फाई हो गया। अरे यार फाई मतलब क्या है, नल सेट है, मतलब इसकी कार्डिनलिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। अरे जैसे ही इस कार्डिनलिटी को यहाँ रख दोगे मैथमेटिकली वैसे ही आपको प्रूफ नहीं हो जाएगा एन ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। तो फिलहाल मुझे लगता है कि इस फॉर्मूले को आपने अच्छी तरीके से सीख लिया है, आप समझ चुके हैं कि डिसजॉइंट होने पर क्या होता है और क्या नहीं होता है। यानी जब भी हम बात करते हैं टू सेट्स आर डिसजॉइंट तो इसका मतलब क्या है कि अब वो एक दूसरे को पार्शियली ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, ओवरलैप ही नहीं कर रहे हैं, पार्शियली हो या कंप्लीटली हो, कुल मिलाकर के वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं कि इसमें से कौन सा डिसजॉइंट होगा तो आप आसानी से बता देंगे कि सर ये वाला डिसजॉइंट होगा, क्योंकि ये ओवरलैपिंग नहीं कर रहे हैं, जबकि ये ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो ये पार्शियली ओवरलैपिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमसे बात की जाएगी फॉर्मूले की तो जनरल फॉर्मूला ये होगा। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा जा रहा है तो मतलब वी हैव टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, अदरवाइज आपको एक वर्ड देखने को मिलता है डिसजॉइंट, तो इसका मतलब समझ जाना कि उस फॉर्मूले की जगह पर यह फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। याद रखना एक्सरसाइज 1.6 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। मेरी बुक से पेज नंबर 24 है, मेरी बुक से पेज नंबर 24 है, एक्सरसाइज 1.6 NCERT टेक्स्ट बुक। क्या कहा, टेक्स्ट बुक। यहाँ से क्वेश्चंस पिक किए जा रहे हैं और देखते हैं कि इस एक्सरसाइज को हम कितना गहराई से सीख सकते हैं। एक चीज बच्चा याद रखना, एक दिन पूरी क्लास जो डेडिकेटेड थी वो किस पर डेडिकेटेड थी, एट लीस्ट और एट मोस्ट पर, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ इस तरीके की टर्मिनोलॉजी देखने को मिलेगी, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना, ठीक। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हो सकता है। दोनों ही तरीके से आपको इसके सॉल्यूशंस बताएंगे। 1.6 देखो, 1.6 में क्या है कि अगर टू सेट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, क्या कहा, टू सेट्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं 1.6 से, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच पर, तो ये फॉर्मूला बच्चा काम करेगा, आंसर इससे फास्ट निकलेगा। अगर 3 सेट्स बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए जाते हैं तो फिर मैथमेटिकली प्रोसेस छोड़ करके सिंपली वेन डायग्राम पर आ जाना, वो जल्दी आंसर देगा, अदरवाइज आप प्रॉब्लम में फंस जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आप बेहतर तरह से समझ पा रहे हैं और सीख भी पा रहे हैं। देखते हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले, क्योंकि 3 सेट्स की बात कर ली है, तो देखते हैं कार्डिनलिटी की सीरीज में क्या 3 सेट्स के लिए हमारे पास कोई फॉर्मूला बनता है या नहीं बनता है। अब देखो बच्चा, एन ए यूनियन बी यूनियन सी के लिए हम लोग फॉर्मूला प्रिपेयर कर रहे हैं। एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये फॉर्मूला आपको बेहतर तरह से समझ आया होगा और अब आप समझ रहे होंगे कि कॉम्प्लिकेटेड पार्ट क्या है। इसीलिए मैं कह रहा था कि अगर 2 सेट्स बेस्ड क्वेश्चन हो तो फॉर्मूला अप्लाई करना, और 3 सेट्स बेस्ड क्वेश्चन हो जाए तो फिर फॉर्मूले को छोड़ करके वेन डायग्राम पर आ जाना, जल्दी आंसर आएगा। देखते हैं कि क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ही डिस्कस करते हैं। कहा जा रहा है लेट एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट, कार्डिनलिटी देखो एक सेट की आपको दे दी गई है 17 है,
द कार्डिनलिटी ऑफ सेट, ये क्वेश्चन नंबर 1, कार्डिनलिटी ऑफ सेट x इज 17, कार्डिनलिटी ऑफ सेट y इज 23 and cardinality of set x union y is 38. Now we have to find out the cardinality of x intersection y. इसकी ये है बच्चा हमारा क्या एम, ठीक है, ये है हमारा एम। जो काम यार यहाँ ए और बी कर रहा है वो काम यहाँ पर क्या कर रहा है, एक्स और वाई कर रहा है। सिंपली हमें क्या करना है, अरे भाई सिंपली हमें फॉर्मूला अप्लाई कर देना है रिप्लेसमेंट के साथ में। तो यहाँ पर लिख देते हैं वी नो, और थोड़ी सी जान आ गई, एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक्स इंटरसेक्शन, ये यार यूनियन यहाँ पर कर लेते हैं, दो में से कोई एक कर लेना, अगर यहाँ यूनियन करना तो यहाँ इंटरसेक्शन, अगर यहाँ इंटरसेक्शन तो यहाँ यूनियन, कुछ भी है। एक्स यूनियन वाई की वैल्यू देखो 38 हमको दे दी गई है, एन एक्स की वैल्यू 17 दे दी गई है, एन वाई की वैल्यू 23 दे दी गई है, और एक्स इंटरसेक्शन वाई। एक काम कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड करा देते हैं और इसको इधर ट्रांसफर कर देते हैं, एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू, यहाँ से आपको देखने को मिलता है 40 माइनस 38, तो x इंटरसेक्शन y इक्वल्स टू आपको देखने को मिलता है 2। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात बेहतर तरह से समझ पाए? ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको बेहतर तरह से समझ आ रही हैं। हालांकि आपको एक इसका ट्रिक बता देते हैं, याद रखना यूनियन जब भी कार्डिनलिटी जनरेट करेंगे ए और बी या ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी तो सबसे बड़ी कार्डिनलिटी अगर पॉसिबल है किसी भी सेट की ए बी, ए इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी में, तो याद रखना सबसे बड़ी जो कार्डिनलिटी हो सकती है वो ए यूनियन बी की हो सकती है, अगर सब कुछ अलग अलग चल रहा है तो। अगर कोई किसी का प्रॉपर सबसेट है या इम्प्रॉपर सबसेट है तो फिर शायद थोड़ी सी बात बदल सकती है। अदरवाइज सेट ए, सेट बी, सेट ए इंटरसेक्शन बी और सेट ए यूनियन बी में अगर मैं पूछूं कि किसकी ये इस बात की क्या पॉसिबिलिटी है कि सबसे बड़ी कार्डिनलिटी किस सेट की होगी, तो आपका रिप्लाई होगा ए यूनियन बी की। ठीक है, अब देखो बच्चा इसका एकदम सिंपल सा आसान सा आंसर, हालांकि देखो आपको करना यही है क्योंकि आप जानते हैं कि एकेडमिक जो होता है वो बच्चा स्टेप मार्किंग पर बेस्ड होता है, आपके यहाँ पर स्टेप मार्किंग होती है तो फिर स्टेप्स आप शो करेंगे। ठीक है, मगर ट्रिक सुन लेते हैं। देखो ए यूनियन बी सबसे बड़ा होता है, यानी इससे बड़ा कुछ नहीं होगा। एक काम करो, जो दो दिया गया है उसको ऐड कर दो। अब ये इन दोनों को ऐड किया तो ये इन दोनों को ऐड करने पर क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है, जबकि ये यूनियन क्या है, ये 38 है, अभी पूरी राम कहानी सुना करके आए हैं। तो ये ओवरऑल क्वांटिटी का सम इस क्वांटिटी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन अपने पास तो बड़ा जा रहा है। कितना ज्यादा जा रहा है, 2 ज्यादा जा रहा है। तो बच्चा जितना ज्यादा एक्सेस हो जाएगा मतलब वही होंगे कॉमन एलिमेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई है, अगर नहीं भी समझ आया है तो कोई बात नहीं, आपके लेवल का नहीं है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी थी। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 भी मुझे नहीं लगता कहीं कोई दिक्कत है, आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी आप अटेम्प्ट ले सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 जिसे 400 पीपल्स हैं और पीपल हैं और आपको बोल रहा है 250 स्पीक हिंदी एंड 200 स्पीक इंग्लिश। अब अच्छा देखो, अगर हम दोनों को ऐड करते तो 450 हो रहा है, जबकि ओवरऑल क्वांटिटी कितनी दी जा रही है, 400 दी जा रही है। यार साफ साफ पता चल रहा है कितना ज्यादा जा रहा है, 50 ज्यादा जा रहा है। मतलब ये 50% कॉमन पर्सन हैं जो दोनों तरफ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चलो एक क्वेश्चन फिर से एक बार क्वेश्चन नंबर ये सॉल्व करके दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd, हमने बताया कि जो सेट H है, जो H है वो है पीपल स्पीक हिंदी, ठीक है, और जो E है वो है स्पीक इंग्लिश। तो बच्चा अब अगर हम कार्डिनलिटी की बात करते हैं तो NH मतलब कार्डिनलिटी किसकी, सेट H की जनरेट कर रहे हैं। कितने लोग हिंदी बोल रहे हैं, 250, जबकि इसी जगह पर E की हम बात करते हैं तो ये कितना आ रहा है, 200 आ रहा है। क्या इतनी बात समझ पाए, क्या इतनी बात समझ पाए? टोटल ग्रुप में कितने पीपल हैं, 400 पीपल हैं। इसका मतलब H यूनियन E की वैल्यू वो कितना दे रहा है आपको, वो दे रहा है 400। हमें जनरेट क्या करना है, हमारा एम जो जा रहा है वो जा रहा है कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। क्या कहा, कार्डिनलिटी ऑफ H इंटरसेक्शन E। थोड़ा और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। अरे अब समझना क्या है, हमारे पास तो फॉर्मूला है वी नो। हाँ भैया, फॉर्मूला क्या है हमारे पास,
फॉर्मूला क्या है बच्चे, ये देखो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है यार, ये नहीं, ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। क्या बताया जा रहा है, एच यूनियन ई इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। NH यूनियन E की वैल्यू क्या है हमारे पास 400 है, NH की वैल्यू क्या है 250 है, Ne की हमारे पास वैल्यू क्या है 200 है माइनस NH इंटरसेक्शन E। अभी बच्चे हमें क्या करना है, दोनों को ऐड कर दिया तो फिर NH इंटरसेक्शन E की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाती है, 50 आ जाती है। आपको समझ आ रहा होगा, ये इतना मैथमेटिकली सॉल्व करने के बाद 50 बताया, वैसे मैंने ओरली आपको बता दिया था कि आंसर क्या होगा, 50 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको आसानी से समझ आ रहा होगा। लिखा गया इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, 20 फ्रेंच एंड 10 स्पीक्स बोथ, देन हाउ मैनी स्पीक एट लीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। अब देखो यहाँ पर एक वर्ड इन्वॉल्व हुआ एट लीस्ट, अभी कहीं बता रहे थे, लिखा था कहीं एट लीस्ट नहीं है, चलो कोई बात नहीं। एट लीस्ट एक पूरी क्लास इस पर बनी हुई है। एट लीस्ट वीडियोस को अच्छी तरीके से देखा होगा तो ये समझ आ रहा होगा। एट लीस्ट मतलब जितना कहा जा रहा है उतना, फिर जितना ज्यादा मिलेगा वो सब। कितने तरीके के लोग हैं, एक फ्रेंच बोल रहे हैं कुछ लोग स्पेनिश बोल रहे हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि वो बोल रहा है एट लीस्ट एक लैंग्वेज बोले। एट लीस्ट एक लैंग्वेज बोले मतलब या तो फ्रेंच बोले या फिर इंग्लिश बोल स्पेनिश बोले या फिर दोनों बोले। बात समझे या नहीं समझे? क्या इतनी बात समझ पाए? एट लीस्ट का सेंस समझ आया? कम से कम एक लैंग्वेज मतलब मिनिमम में एक लैंग्वेज तो बोलना ही बोलना है। मैक्सिमम में जितनी भी लैंग्वेज बोल पाएगा वो सब। अब ये जब ग्रुप में दो ही टाइप के लोग हैं, फ्रेंच और स्पेनिश, तो जाहिर सी बात है कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो दोनों ही लैंग्वेजेस बोल पाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस फॉर्मूले में क्या जनरेट करना है, ए यूनियन बी जनरेट करना है। बात समझे नहीं समझे? सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे और आप आंसर को आसानी से गेन कर सकते हैं। दो चीजें इस सेट थ्योरी में याद रखना, ये जो अभी एप्लीकेशन चल रहा है, जब भी हम यहाँ पर और का सेंस करेंगे, और अभी बोले थे ना, या तो फ्रेंच बोलेगा या स्पेनिश बोलेगा या दोनों बोलेगा, तो या मतलब योग, क्या कहा, या मतलब योग, ठीक है। और एटलीस्ट का सेंस इससे नहीं है, कंफ्यूज नहीं हो जाना। और जब भी सेंस, जब भी बोलने में, जब हम चीजों को बोलेंगे और बोलने में अगर और का सेंस निकलता है तो और स्टैंड फॉर यूनियन। क्या कहा? और स्टैंड फॉर यूनियन। यूनियन और को हम लोग एडिशन थ्योरी से भी लेंगे, लेकिन जब इसको हम सेट थ्योरी पर रन कराएंगे तब फिर वहां पर आपको बताएंगे। तो फिलहाल अभी इसको यहाँ पर रफ कर देते हैं, सॉरी प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी बोल रहे हैं, सेट थ्योरी तो चल ही रहा है। जब प्रोबेबिलिटी रन कराएंगे तो फिर वहां पर इसका सेंस बताएंगे, ठीक है। अदरवाइज आपको सिंपली याद रखना कि कभी भी अगर हम बोलते हैं और बोलने पर और का सेंस निकल रहा है, या का सेंस निकल रहा है, तो इसका मतलब वी हैव टू फाइंड आउट द रिजल्ट फॉर यूनियन। आपको यूनियन जनरेट करना, जैसे भी हमने यहाँ पर कहा, उसने कहा कम से कम एक लैंग्वेज बोले। कम से कम एक लैंग्वेज बोले मतलब क्या हुआ, या तो हिंदी बोले या फिर स्पेनिश बोले। तो हिंदी बोले या स्पेनिश बोले या फ्रेंच, जो भी है, तो मतलब वो यूनियन जनरेट करवा रहा है। मेरी बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है। बाकी बच्चा सारे क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट ले सकते हैं, आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। इसमें बच्चा सब कुछ बता दिया है, ठीक है। सेट थ्योरी अब लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। लगभग वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ पर पढ़ाने के लिए कुछ बचा नहीं है, ठीक है। आप मिसलेनियस खुद से कंप्लीट करेंगे, मिसलेनियस आप खुद से कंप्लीट करेंगे। ये पूरा का पूरा चार्ट अब जल्द ही आपको देखने को मिलेगा, पूरा बना हुआ कंप्यूटराइज। एक चीज इसमें केवल मिसिंग है और वो है बच्चा प्रूफ, ठीक है। प्रूफ कितने तरीकों से करते हैं ये एक हिस्सा बचा हुआ है, इसके अलावा यहाँ पर हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।